हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। वेलकम टू टीचिंग मेड सिंपल। एंड आज हम करेंगे लेक्चर 4 ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो एज फार एज आई रिमेम्बर, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था करने के लिए, और ये कहा था कि उस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन था। प्रीमियम का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, एंड लेट्स सी हाउ इट was supposed to be done। तो आई होप आपने किया हुआ होगा एंड आप टैली कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, होमवर्क लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 25 लाख। ऑथराइज कैपिटल से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऑथराइज कैपिटल से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ना बैलेंस शीट में आता है ना कहीं आता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5,50,000 शेयर्स ऑफ 5,50,000 नहीं होना चाहिए, 2,50,000 होना चाहिए। डिवाइडेड 2,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। आई होप आपने ये पहले ही गड़बड़ पकड़ ली होगी। द कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स उसमें से ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4। मतलब 10 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 14 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पे भाई 4 रुपए भेज दीजिए। तो 2 लाख शेयर इशूड हुए थे, तो 2 लाख पे लोग कितना भेजेंगे? आपको 4 रुपए भेज देंगे। तो 4 टू ज़ा 8 लाख आपका कहाँ जाएगा? शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो क्या एंट्री होगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 8 लाख डाल देंगे वहां पे। तो चलिए अपन यहाँ पर फिल कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग करके रखी, एंट्रीज कर रखी हुई है, मैं फिर सिर्फ बैलेंस डाल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क था और आपको खुद करना था। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसमें भी 8 लाख चला जाएगा। बराबर, यहां तक तो भाई सब बढ़िया था। ठीक है, अगली बात आ गई, कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पे भी यहाँ पे प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे तो जनरली होता ही है, अपन ने देखा है, बट यहाँ फर्स्ट कॉल पे भी आ गया प्रीमियम। पहले तो एक काम करते हैं, इन चारों को जोड़ के देखते हैं कि कितना आ रहा है। 6, 4, 10 और ये 14 रुपये बराबर, मतलब कोई भी सेकेंड कॉल नहीं हुई है। अगर 14 से कम आता तो हम बोलते कि एक सेकेंड कॉल भी है। ठीक है, अब भाई शेयर अलॉटमेंट पे लोग आपको 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपए देंगे। मतलब टोटल आपको कितना अलॉटमेंट पे मिलेगा? आप कितना मंगवाओगे? 8 लाख। और इस 8 लाख में से 8 लाख का भी बाइफरकेशन होगा ना, एक प्रीमियम का अमाउंट होगा और एक फेस वैल्यू का अमाउंट होगा। ठीक है, तो 8 लाख इंटू, मतलब 2 लाख इंटू 2 करेंगे पहले फेस वैल्यू के लिए, मतलब 4 लाख। और यहाँ पर कितना? फिर से 4 लाख। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब कि जब अलॉटमेंट की बारी आई तो हम 8 लाख रुपए अलॉटमेंट में मंगवा रहे हैं, इसमें शेयर कैपिटल का कितना था? 4 लाख, और शेयर अलॉटमेंट में कितना है? 4 लाख। एज सिंपल एज दैट हमने यहाँ से निकाल लिया। तो भाई एंट्री क्या होती है मंगवाने की? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है। तो भाई 8 लाख मंगवाया हमने यहाँ पर, और हमने बाइफरकेट कर दिया 4 लाख। 4 लाख क्यों बाइफरकेट किया भाई? क्योंकि अकाउंटेंसी है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, अगर जाली अकाउंट्स होंगे, तो फिर हम पे कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, हमने 8 लाख रुपए मंगवाया, लोग अच्छे हैं, लोगों ने हमें पैसा दे दिया और हमें 8 लाख मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फर्स्ट कॉल की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे लोग आपको कितना देंगे? पहले ये देखो, 6 लाख देंगे। बाइफरकेशन बाद में करेंगे। कितने शेयर्स पे करेंगे? 6 रुपए देंगे। 2 लाख शेयर्स, क्योंकि 2 लाख इशूड हुए थे और 2 लाख ही सब्सक्राइब हुए हैं। 2 लाख इंटू 6 करूंगा तो कितना आएगा भाई? यहाँ पे 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, इन 12 लाख में प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? इस 12 लाख में प्रीमियम की वैल्यू 2 रुपए है। 2 लाख शेयर पे 2 लाख शेयर पे 2 रुपए, तो मतलब क्या हुआ? 4 लाख रुपए का क्या है? प्रीमियम है। और अगर 12 में से 4 का प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितनी होगी? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 8 लाख जाएगा। और ये चीज अपन ने प्लस माइनस करके निकाली, और अगर आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है तो 2 लाख इंटू 4 कर दो तो 8 लाख आ ही जाएगा। तो अब फर्स्ट कॉल पे आप क्या करोगे? 12 लाख रुपए मंगवाओगे प्रीमियम के साथ में। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR अकाउंट।
मंगवाने की एंट्री तो यही होती है, आप 12 लाख मंगवाओगे, 12 लाख मंगवाओगे, 4 लाख SPR में जाएगा और 8 लाख किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब आपने 12 लाख रुपए मंगवाए तो 12 लाख रुपए लोग आपको दे देंगे, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि भाई अच्छे लोग हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब भाई इस केस में अपन से ये भी कहा गया है, इस केस में अपन से ये भी कहा गया है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो भाई बैलेंस शीट बना के भी दिखा देते हैं इनको, बैलेंस शीट बना के भी दिखा देते हैं। तो शेयर कैपिटल में फर्स्ट यहाँ चला जाएगा, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस चले जाएंगे, और थर्ड किसकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बनाना पड़ेगा। तो भाई शेयर कैपिटल बना लेते हैं। तो हमारा ऑथराइज कैपिटल जहाँ तक मुझे याद है, हमारा ऑथराइज कैपिटल था 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या मुझे ऑथराइज कैपिटल से बैलेंस शीट में मतलब है? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है ऑथराइज कैपिटल से बैलेंस शीट में। तो 25 लाख के मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब भाई इशूड कैपिटल, मेरे को क्वेश्चन याद है, फिगर्स याद है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पीछे रेफर करो। 2 लाख के शेयर्स थे और हम उस पर कितना मंगवा रहे थे, 10 रुपए। भाई मंगवाया 14 है, बट शेयर कैपिटल की बात हो रही है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को और क्या बोलते हैं, कॉस्ट। ठीक है, और एक और शब्द अपन आगे जाके सीखेंगे, वो है नॉमिनल वैल्यू। ये सारे आपस में सिनोनिम है। अगर कोई नॉमिनल वैल्यू बोले तो आप समझ जाना कि कॉस्ट बोल रहा है, कॉस्ट बोले तो समझ जाना कि ये दोनों बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू आएगी। ठीक है, इशूड कैपिटल 2 लाख। अब मेरे को किससे मतलब है, इशूड एंड सब्सक्राइब, मेरे को सब्सक्राइब से मतलब है। यहाँ पर ना अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो 2 लाख इंटू 10 में आसानी से कर दूंगा। भाई ये रुपीज है, ये शेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 लाख मेरा यहाँ चला, 20 लाख जाएगा ना, 2 लाख इंटू 10 करूंगा तो 20 लाख जाएगा, यहाँ भी 20 लाख है। ठीक है, तो जाके मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा, प्रीवियस ईयर का कोई भी फिगर नहीं है मेरे पास, यहाँ पे मैं जाके डाल दूंगा कितना, 20 लाख रुपीज। अब भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ए पॉइंट पे कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस है अपने पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है अपने पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। भाई कहाँ कहाँ मिल रहा है अपन को, एक तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे मिल रहा है, SPR एट द अलॉटमेंट पे मिल रहा है, और एक फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है, अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है मेरे को अलॉटमेंट पे 2 रुपए मिल रहा है। फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा है, फिर से 2 रुपए मिल रहा है। 4 का प्रीमियम था ना टोटल, कितने शेयर्स पे मिल रहा है, 2 लाख शेयर्स पे मिल रहा है भाई, क्योंकि उतने ही सब्सक्राइब थे, जितने सब्सक्राइब थे उतने पे प्रीमियम लूंगा ना, उससे ज्यादा पे थोड़ी ना ले पाऊंगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, 4 लाख यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ 4 लाख फिर से आ जाएगा, ये मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर शेयर्स में, ये शेयर्स में मैं रुपीस मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू किस में आएगी, रुपीस में आएगी। इतना समझते बनता है ना, ये बताना नहीं पड़ेगा मुझे, और नहीं चाहिए मुझे इनफैक्ट। ठीक है, तो 8 लाख रुपए कहाँ चला जाएगा, सिंपली शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाऊंगा और 8 लाख रुपए यहाँ पे डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर का मेरे पास कोई भी फिगर नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। ये CY मतलब करेंट ईयर, PY मतलब प्रीवियस ईयर, अगर मैंने पहले बताया नहीं है तो अब बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 28 लाख। ठीक है, बराबर। ठीक भाई, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। आ जाओ भैया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक बनाना पड़ता है अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आया था अपने पास, 2 लाख पे 4 रुपए आया था। ठीक है, 8 लाख। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना, जहां जहां बैंक है बैंक देखना है और यहाँ पे बैंक वाली एंट्री को पोस्ट करना है। ठीक है, अपन ने फिर कौन सी फोर्थ एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख से, करेक्ट, राइट या नहीं, नहीं 12 लाख से नहीं करी थी यार, कुछ और वैल्यू थी, देख लेते हैं एक बार पीछे रेफर करके। फर्स्ट कॉल 12 लाख की थी, शेयर अलॉटमेंट फिर से 8 लाख की थी। ठीक है, ठीक है भैया।
ठीक है भाई, यहाँ 8 लाख डाल देता हूँ मैं। यहाँ मैं अलॉटमेंट पे मेरे को 8 लाख मिला, अलॉटमेंट पे मेरे को 8 लाख दिया लोगों ने, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए दिया मेरे को? 12 लाख रुपए दिया, ठीक है। इसका टोटल लगाऊं तो कितना आता है? 0 0 0 2 0 यहाँ पे 8 8 16 और ये 28 हो गया, 28 लाख। या क्या कर दूंगा मैं बैलेंस करने के लिए? बाय बैलेंस, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 28 लाख 28 लाख। और ये 28 लाख कहाँ चला जाएगा? 28 लाख सिंपली मेरी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हेड के अंदर मैं इस चीज को डाल दूंगा। और क्या हो जाएगा ये करने के बाद? अपन देखेंगे कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज टैली हो गई है भाई। और यही तो हमारा मेन मोटिव था, ठीक है। बढ़िया, आई होप समझ में आ गया हो इस चीज को कैसे करना है। आगे और क्वेश्चन देखेंगे, अगली एक दो क्लास होगी जहां अपन ये क्वेश्चन ही लगाएंगे अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। ठीक भाई, तो अब शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू होगी टाइप्स ऑफ शेयर्स से, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात अपन को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, बट मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन जो आगे आगे वाले जो लेक्चर्स हैं वहाँ ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि टाइप्स ऑफ शेयर्स को मैं थोड़ा बाद में डालूँ। वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लास 11th में तो पढ़ रखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ अपन ने कहीं ना कहीं क्लास 11th में तो पढ़ रखी हुई है। तो इक्विटी, दो तरीके के शेयर होते हैं, शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है, ठीक है। प्रेफरेंस की मैं अगर बात करूं, प्रेफरेंस की बात करूं तो ऐसे शेयर्स जिसको पहले प्रेफरेंस दी जाए। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, ऐसे शेयर्स जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए। किस मामले में? रीपेमेंट के मामले में। किस मामले में आएंगे? रीपेमेंट के मामले में। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझेंगे। किस मामले में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए? रीपेमेंट के मामले में फर्स्ट पेमेंट दी जाए, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए। और रीपेमेंट के मामले में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, रीपेमेंट के मामले में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए। रीपेमेंट का मैं मतलब बताऊं आपको कि कल को जब ये जो प्रेफरेंस शेयर से मैंने जो लोगों से पैसा लिया है ये मुझे लौटाना पड़ेगा उनको, तो रीपेमेंट करने जाऊंगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा लौटाऊंगा और उसके बाद इक्विटी शेयर्स को पैसा लौटाऊंगा, ठीक है। फिर फर्स्ट प्रेफरेंस इन केस ऑफ डिविडेंड एज वेल। हमने एक बात याद करी थी लास्ट टाइम कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड, ठीक है। तो कंपनी अगर पहले डिविडेंड देना चाहती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए होगा? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां तक अपन ने समझ लिया। अब अपन आते हैं सीधे इक्विटी पे। तो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स व्हिच गिव्स यू ओनरशिप, ठीक है। हमने तो यही देखा है, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए हमने तो हमें सामने वाले की कंपनी में क्या मिल जाएगी? ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक। जिन लोगों के पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी, उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। जिन लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एज सिंपल एज दैट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्लियर है, ठीक। फिर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। कन्वर्टेड किस में? प्रेफरेंस में। कन्वर्टेड किस में? इक्विटी को हम कभी प्रेफरेंस नहीं बना सकते, बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड। मैं बताऊंगा ये क्यों। 2 मिनट एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं उनको क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या है? वोटिंग राइट्स। क्या है इनके पास?
वोट करने का अधिकार है। किस मामले में वोट करेंगे भाई ये? इनके पास कंपनी की ओनरशिप है तो कंपनी के जितने भी व्यक्तिगत काम होंगे, जितने भी बिजनेस रिलेटेड काम होंगे, उनमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी वोटिंग राइट्स किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है। बट वहीं मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनके पास वोटिंग राइट नहीं है और इनके पास वोटिंग राइट है, तो क्या आपके पास वोटिंग राइट है, आप इक्विटी से प्रेफरेंस में जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आपके पास ओनरशिप है, आपके पास वोटिंग राइट है, आप क्यों ही करोगे? वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास ओनरशिप नहीं है ना, और दे डू नॉट इवन हैव वोटिंग राइट्स, तो वो क्या चाहेंगे कि मैं प्रेफरेंस से कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स में चला जाऊं। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, कैन नॉट बी रिडीम्ड। रिडीम का मतलब होता है कैन नॉट बी, इसका पैसा लौटाया नहीं जाएगा। कैन नॉट बी रिडीम मतलब इसको मैं खत्म नहीं कर सकता। इस इक्विटी शेयर्स को मैं कब खत्म कर सकता हूँ? कब कब खत्म कर सकता हूँ मैं? व्हेन कैन इट बी रिडीम्ड? व्हेन कैन इट बी रिडीम्ड? ये रिडीम्ड होंगे डाइल्यूशन के टाइम पे। किसके टाइम पे? डाइल्यूशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे, या कंपनी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, उस टाइम पे मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या करूंगा? उनको पेमेंट कर पाऊंगा। बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। ठीक है, इतना समझ में आया इनके बीच का डिफरेंस? ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको अच्छे से बताया है, अच्छे से मैंने डेफिनेशन लिखी है। जो सारे पॉइंट्स यहाँ छूट जाएंगे विल कवर देम अप देयर। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड जो मिलता है, डिविडेंड इक्विटी पे भी मिलता है, डिविडेंड प्रेफरेंस पे भी मिलता है, बट इनका डिविडेंड नॉट फिक्स्ड। इनका डिविडेंड क्या? इनका डिविडेंड फिक्स्ड नहीं रहता, इनका डिविडेंड हर साल फ्लक्चुएट होता रहता है। वहीं प्रेफरेंस शेयर्स में मैं डिविडेंड की बात करूं तो इनका जो डिविडेंड है ये फिक्स्ड रहता है, इनका डिविडेंड फिक्स्ड रहता है। जैसे जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो अपन को बताया रहेगा कि कितना डिविडेंड इनका फिक्स्ड है। मान के चलो 10%, तो ऐसा लिखा आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अगर 11% है तो लिखा आएगा 11% प्रेफरेंस शेयर्स, 12 है तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन जो भी पैसा लेने से पहले इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि हमने पढ़ा है, हमें याद है थोड़ा थोड़ा, और अभी हमने जल्दी से इस चीज को रिवाइज किया है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इनके बीच का एक्चुअल डिफरेंस, जो अगर कोई पॉइंट छूट गए हो तो विल सी। डेफिनेशन भाई, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच गिव यू ओनरशिप इन अ कंपनी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स on the basis of repayment of dividend and repayment of capital। repayment of capital मतलब जितना पैसा लोगों से लिया है वो लौटाना। ठीक है, तो जब पैसा लौटाने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पैसा दिया जाएगा और इक्विटी शेयर्स को बाद में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जो पैसा लौटाने की बात हो रही है ना, ये कब हो रही है? जब एक कंपनी है, मान के चलो एक कंपनी है, ये कंपनी बंद होने वाली है, ये कंपनी बंद होने वाली है। तो भाई अब कंपनी बंद होने वाली है तो भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स जिनको अपन को पैसा देना होगा, ये आएंगे अपने गेट पे और नॉक करेंगे भाई, और बोलेंगे भाई हमारा पैसा लाओ। ठीक है, क्रेडिटर्स आ जाएगा। आपने बैंक लोन ले रखा है तो बैंक्स आ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का ही पार्ट है डेफिनेटली। ठीक है, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन रखा है तो ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, जिनसे आपने प्रेफरेंस शेयर्स लेके रखे हैं तो प्रेफरेंस वाले आ जाएंगे, जिनसे आपने डिवेंचर्स लेके रखे हैं, डिवेंचर्स देके रखे हैं, जिनको डिवेंचर्स से पैसा लिया तो डिवेंचर होल्डर्स आ जाएंगे पैसा मांगने के लिए, फिर इक्विटी वाले तो बेचारे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब कंपनी के पास, कंपनी को तो पैसा देना है लोगों को,
तो कंपनी के पास एक सीक्वेंस होना चाहिए किसको पैसा पहले देना है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले बोलेगी भाई क्रेडिटर तुम बाहर वाले हो, तो क्रेडिटर तुमको पैसा दे दिया जाए। ठीक है, सेकंड नंबर पे कंपनी बोलेगी बैंक्स यू आर ऑल्सो आउटसाइडर्स एंड यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, आई पे यू फर्स्ट। ठीक है, फिर वो बोलेगी डिवेंचर होल्डर्स प्लीज प्लीज पैसा ले जाओ आके, फिर डिवेंचर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, फिर नंबर लगेगा प्रेफरेंस का। ठीक है, ये प्रेफरेंस का नंबर हमेशा इक्विटी के पहले लगता है, और जो बचा कुचा माल रहेगा, जो बचा कुचा पैसा रहेगा इनके पास, वो किसको चला जाएगा, वो इक्विटी को चला जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस ओनली हैव राइट्स ओवर, प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, कोई मतलब नहीं है अपन को, बस मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारे जानने के पर्पज से। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो भाई इक्विटी में डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद डिविडेंड दिया जाता है। फिर प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, भाई अगर इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा तो प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स को कभी भी रीपे नहीं करा जाएगा, सिर्फ एक ही केस पे करा जाएगा, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब जब कंपनी बंद होने वाली है। कंपनी क्यों बंद होगी, कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। ठीक है, कंपनी पे कुछ केस चल रहा है, बंद हो गई अपने आप, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला बंद करो कंपनी। ठीक है, इन सब केसेस में इक्विटी को सबसे आखिरी में पैसा दिया जाएगा। एंड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इज आर पेड बिफोर इक्विटी शेयर्स, यानी देखा अपन ने प्रेफरेंस को पहले दिया, इक्विटी को बाद में दिया। रेट ऑफ डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग रेट होता है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग इसलिए होता है क्योंकि कंपनी हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करती है और बोलती है अगले साल हम इतना डिविडेंड तो आपको दे ही देंगे। ठीक है, दे जस्ट से इट। ठीक, बट प्रेफरेंस में हमेशा फिक्स्ड रहता है, 9% मिलेगा तो लगा देते हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10 मिलेगा तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स, आज सिंपल एज दैट। रिडेम्पशन, इक्विटी का कभी रिडेम्पशन नहीं हो सकता, बट प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो सकता है, 20 से 25 साल का टेन्योर रहता है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स रहते हैं, बट वहीं प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते, इन सर्टेन केसेस जहाँ पे प्रेफरेंसेस के पास वोटिंग राइट हो सकते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्टेबिलिटी, अभी मैंने बोला था कि इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप इक्विटी वाले, आपके पास वोटिंग राइट्स है, आपके पास ओनरशिप है, आप क्यों ही प्रेफरेंस होने जाओगे, आप क्यों ही डिवेंचर होल्डर होने बन जाओगे, है ना। जब आपके पास ओनरशिप है तो आपको ये सब करना ही क्यों है, कंपनी में हिस्सेदारी है क्यों छोड़नी है उसे। ठीक, वहीं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं मैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड। अब प्रेफरेंस के पास ना वोटिंग राइट है, ना प्रेफरेंस के पास ओनरशिप है, और अगर प्रेफरेंस को इक्विटी बनने का मौका मिल रहा है तो प्रेफरेंस क्यों छोड़ेगा इक्विटी बनने। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में थ्योरी इतनी ही थी। ठीक, बाकी जो थ्योरी बची हुई है वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन उठाएंगे। आज क्या करने वाले हैं फिर, इसके अलावा आज लगाने वाले हैं अपन कुछ क्वेश्चंस, आज लगाने वाले हैं अपन कुछ क्वेश्चंस ऑन अ वेरी सीरियस नोट। दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम टी.एस. गरेवाल सर्स बुक। ठीक है, आज उनकी बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं अपन। ठीक, एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड अ PDF which you can download from the description of the video and you can solve the sheet। फिर उसके बाद अपन कुछ भी डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चंस लगाते हैं, ये सारे टॉपिक्स अपन ने करे हुए हैं और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, A company issued 2,50,000 shares of ₹10 each to the public। 2,50,000 शेयर जिसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपए, जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम। अरे भाई लमसम का क्वेश्चन है तो कितना आसान है, 2 ही जनरल एंट्री होती है, अपन को याद है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो भाई पहली एंट्री क्या होती थी अपनी, पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या करते थे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना कितना पैसा आएगा भाई? 10 रुपये आ जाएगा। 2,50,000 पे 10 रुपये अगर आया तो कितना रुपया आया मेरे पास? 25 लाख रुपए। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को बैंक में लोग 25 लाख रुपए भेजेंगे। ठीक, अभी 25 लाख रुपए लोगों ने मुझे भेजा, तो इस 25 लाख की मेरे को एक लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो वो लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल से बनाता, तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आना बहुत इजी क्वेश्चन, किया है अपन ने ये। ठीक है, 25 लाख। ठीक है, क्लियर, डन, समझे इसको क्वेश्चन को? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ XYZ लिमिटेड। क्या मुझे ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब है? नहीं, मुझे ऑथराइज कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे ऑथराइज कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं आता बैलेंस शीट के अलावा, वहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। दैट्स इट। इज डिवाइडेड इनटू, ऑथराइज कैपिटल को कैसे डिवाइड किया है? 1,60,000 शेयर्स और ₹10 ईच। ये ₹10 ईच, इसको मैं क्या बोलूंगा भाई? ये मेरी फेस वैल्यू है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी नॉमिनल वैल्यू है। ये चीज याद रखेंगे, ये इन्हीं नामों से क्वेश्चन में लिखा आता है, तो घबराएंगे नहीं अपन। ठीक है, आउट ऑफ दीज शेयर्स, आउट ऑफ दीज मतलब आउट ऑफ दीज 1,60,000 shares, 80,000 shares were issued at par to the public for subscription। इसमें से कितना लिया उन लोगों ने? 80,000 दिया। The nominal value of is payable on application। कह रहा है the entire cost, nominal value क्या है? nominal value is ₹10। तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, ₹10 is payable on application। मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया भाई? ये लमसम का क्वेश्चन हो गया भाई। ये तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं पूरा का पूरा पैसा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कहीं कहीं आप बुक में देखोगे जहां लमसम की एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन भी कर रखी है, वो भी सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो भी सही है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल, आपको जो स्कूल में लिखवाया जा रहा है आप वो लिखें। ठीक है, तो भाई बैंक में लोग मुझे 80,000 रुपीज भेजेंगे, 80,000 शेयर्स पे मुझे 10 रुपए भेजेंगे, हर एक शेयर की कीमत 10, तो मेरे पास 8 लाख रुपए तो बैंक में आ जाएगा। था ना इजी? ठीक है, अब मुझे 60 लाख रुपए की लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, तो भाई मैं क्या लिखूंगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में कर दिया। क्यों किया भाई? मैंने शेयर कैपिटल नाम की एक लाइबिलिटी बना दी। ये शेयर कैपिटल कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। बढ़िया, हो गया ना ये क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इजी था। इस क्वेश्चन में खास क्या था? इसमें लिखा था नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो हमें ये लाइन पढ़ के समझना था कि भाई ये लमसम का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू इज नोन एज फेस वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द शेयर। तो ये इस लाइन को मैं कैसे पढ़ा मैंने? ₹10 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। हमने बोला यार 10 रुपए का तो शेयर था, एक बार में मंगवा लिया, तो दिस इज लमसम मेथड। ओ माय गॉड, 3 नंबर तो मुझे ऐसे ही मिल गए। 2 से 3 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, जर्नल एंट्री की मैंने यहाँ पे जगह बनाई थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने वही कर दिया।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है XYZ लिमिटेड इनवाइटेड, ये भी TS ग्रेवाल सर का क्वेश्चन है, ठीक है, आई एम मेंशनिंग इट इन एडवांस, ठीक। XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओ माय गॉड, इस बार तो इनने एकदम पासा ही पलट दिया। हम तो अब तक 10-10 रुपए के शेयर्स करते आ रहे थे, अब तो 100 रुपए का आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। हमको थोड़ी ना कोई रोक रहा है, ठीक है। तो भाई हमने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी, 100 रुपए एक शेयर की कीमत थी, फिर बोल रहा है हमें एप्लीकेशन पे 20 रुपए मिलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए मिलेंगे? एप्लीकेशन पे 20 रुपए मिलेंगे, एक शेयर पे 20, ठीक है। अलॉटमेंट की बात करूं मैं, वही अलॉटमेंट पे कितना बोल रहा है? 30 रुपीज, ठीक है। फिर बोल रहा है भाई फर्स्ट कॉल पे मेरे को बोल रहा है 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फर्स्ट कॉल बराबर बोल रहा है एंड द बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी होगी, ठीक है। अब बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कैसे निकालेंगे भाई? बैलेंस ऑन फाइनल कॉल कैसे निकालेंगे भाई? टोटल मेरी फेस वैल्यू 100 होनी चाहिए, ठीक है। मेरी नॉमिनल फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। इस 100 को मैंने 20 तोड़ तोड़ के कैसे मंगवाया? एप्लीकेशन पे 20 मंगवाया, इस अलॉटमेंट पे 30 रुपए मंगवाया, फर्स्ट कॉल पे फिर से 20 रुपए मंगवाया, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 20, 30, 50 और 70। तो भाई 70, 100 रुपए में से 70 रुपए मंगाए तो बचे कितने? 30 रुपए मंगवाना है मेरे को सेकंड कॉल पे, ठीक है। कितने शेयर से मंगवाया भाई मैंने 20 रुपए? मैंने 10,000 शेयर से मंगवाया। तो कितना आ गया भाई? यहाँ पर आ जाना चाहिए 2 लाख रुपए बराबर, ठीक है। फिर अलॉटमेंट पे कितने शेयर से मंगवाया मैंने? 10,000 शेयर्स पे कितना? 3 लाख रुपए। फिर फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर से मंगवाया? 10,000 इंटू 20, फिर से 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर सेकंड कॉल पे कितने पे मंगवाया? 10,000 इंटू 30, दैट इज अगेन 3 लाख रुपीज। अब अपन को क्या करना है? इन चीज की एंट्री कर देनी है। और ये कौन सा मेथड हो गया? तोड़ तोड़ के पैसा मंगवाया तो इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया। इंस्टॉलमेंट मेथड कौन सा है भाई? इंस्टॉलमेंट में भी कौन सा? प्रीमियम तो दिख नहीं रहा कहीं पे, तो एट पार ही होगा, और एट पार की जर्नल एंट्रीज अपन को कर देनी है। आना इजी क्वेश्चन, ठीक है भैया, इसको करते हैं फिर अपन, ठीक है। तो भाई मेरी पहली एंट्री क्या होती है? मेरी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बराबर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए बोल रहे हैं भाई? बोल रहे हैं 20 रुपए देने को बोल रहे थे, तो 2 लाख रुपए मेरे पास यहाँ पे आ रहे थे। 10,000 शेयर से 20 रुपए, यही बात हुई थी अपन की एप्लीकेशन पे। बोलो भाई, यही हुई थी ना कि 2 लाख रुपए देंगे वो 10,000 शेयर से 20 रुपए, ठीक है। अब भाई ये शेयर एप्लीकेशन को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? इस शेयर एप्लीकेशन को मैं उठा के ट्रांसफर कर दूंगा किसमें? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? अगर ऊपर शेयर एप्लीकेशन में 2 लाख मंगवाया था तो उतना ही शेयर कैपिटल में डालने का है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब भाई मेरे को क्या करना है? अगली चीज, प्रीमियम का क्वेश्चन नहीं है, अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाना है, तो क्या एंट्री होगी मंगवाने की, ड्यू करने की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मंगवा रहे हैं भाई पैसा अपन लोगों से? कितना पैसा मंगवाना पड़ेगा लोगों से? देखो अलॉटमेंट पे
लोगों से मंगवाना पड़ेगा 3 लाख रुपए, लोगों से मंगवाना पड़ेगा 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए लोगों से मंगवा लेते हैं। ठीक है भाई, मंगवा लिया तो अब लोग आपको पैसा भेजेंगे, तो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसा आएगा, तो भाई 3 लाख रुपए इसमें डाल देते हैं। कहाँ से आया ये 3 लाख रुपए, शेयर अलॉटमेंट से आया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है, पक्का, ठीक भाई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट किस पे पैसा मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल पे मंगवाएंगे। कितना मंगवाएंगे, 2 लाख रुपए मंगवाएंगे। चलो भाई पहले तो मंगवाते हैं पैसा, फिर बैंक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई मंगवाने की एंट्री क्या हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, 2 लाख रुपए, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब भाई अब जब आप लोगों से पैसा मंगवाओगे, लोगों से पैसा मंगवाओगे, लोग देंगे आपको पैसा, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, 2 लाख मंगवाया था तो 2 लाख ही आएगा ना, 2 लाख से ज़्यादा आ सकता है क्या, हाँ भाई 2 लाख से ज़्यादा आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, बट क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा है 2 लाख से ज़्यादा है। जब 2 लाख से ज़्यादा आएगा तो वो केस कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा, वो अपन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो कहाँ से आया पैसा, तो शेयर फर्स्ट कॉल से आया। क्लियर है सबको, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी है अपने पास 3 लाख रुपए की, तो अपन लिखेंगे, मंगवा लेते हैं 3 लाख रुपए, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंगवाया था अपन ने लास्ट टाइम, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 लाख रुपए, क्योंकि अपन को 70 रुपए ऑलरेडी मिल गए थे 100 रुपए में से, और 30 रुपए कहाँ मिलने थे, फाइनल कॉल पे। तो हमने कॉल किया और लोगों ने हमें पैसा दे दिया, तो हम उस चीज को बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 3 लाख रुपीज यहाँ डाल देते हैं। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को भी डन समझे अपन। ऐसे क्वेश्चन, इतने इजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 8 मार्क्स के, ठीक है, पर पेपर में ये नहीं आएगा, ये सीख लो, ये बेसिक्स है, पेपर में आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो बात की क्लास में सीखेंगे, बट अभी बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, बाकी लग रहा होगा ना यार, ये सर क्या यार इतने इजी इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ तड़कता भड़कता कराओ सर यार। तो चलिए फिर कुछ तड़कता भड़कता करते हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन, आते हैं क्या सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में, हाँ भैया ज़रूर आते हैं ऐसे पेपर, ऐसे क्वेश्चन पेपर में, सीबीएसई के पेपर में आते हैं फाइनल वाले, हाँ भैया सीबीएसई के फाइनल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इतने बड़े बड़े, हाँ एक पन्ने का तो एक क्वेश्चन ही होगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। ठीक है, कैसे क्रैक करेंगे वो आराम से, अभी तो बेसिक्स चौथा लेक्चर है यार, सब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन है, तोड़ तोड़ के समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक बड़ी ठीक। तो जब भी मैं रिकमेंड करता हूँ, जब भी आपको इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिखे ना, तो उसका ना एक शॉर्ट समरी बना लिया करो, सबसे बेहतर काम, समरी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। इतने बड़े क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ऑलरेडी देख के घबराहट हो रही है, तो एक काम करो, तोड़ तोड़ के इसकी समरी बनाते हैं पहले, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या करना है ध्यान और कैसे काउंटिंग करनी है। ठीक है, अ कंपनी वॉज रजिस्टर्ड
with an authorized capital, a company was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh, authorized capital of rupees 10 lakh, 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल है भैया, जिसको डिवाइड किया उनने 7500 equity shares of rupees 100 each and 2500 preference shares of rupees 100 each. ठीक है, हो गया होगा 10 लाख ये, है ना। दोनों शेयर्स की कीमत 100 है, जिसमें 7500 इक्विटी है और 2500 प्रेफरेंस है, तो 7500 और 2500 कितना, 10,000, टोटल 10,000 शेयर्स, 10,000 इंटू 100, हर एक की कीमत इतनी है, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। क्लियर है। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ, पहले तो मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं बनाऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, लेट मी ऐड वन मोर पेज हियर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इक्विटी की, और दूसरी बात किसकी करनी है अपन को, प्रेफरेंस की। ठीक है, इक्विटी में कितने शेयर्स बोले मुझे, 7500 शेयर्स, प्रेफरेंस से मेरे को कितने शेयर्स बोले, 2500 प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है इन इक्विटी शेयर्स की, या नॉमिनल वैल्यू या फिर कॉस्ट, फेस वैल्यू इन शेयर्स की है 100 रुपीज, और इनकी भी कितनी है, फेस वैल्यू 100। ये अपन एक अलग से अपने रेफरेंस के लिए नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, अपन ने अभी तक कितना समझा। ठीक, फिर कह रहा है द प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है भाई, प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर्ड, लाइक ऑल द शेयर्स, यहाँ प्रेफरेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ बोल रहा है कि द शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जहाँ इक्विटी शेयर्स वर पेबल एज फॉलोज। ठीक है, इक्विटी शेयर्स पे बोल रहा है 10 रुपये एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 40 रुपये अलॉटमेंट में मिलेंगे, एंड बैलेंस, जो भी बैलेंस है इन 2 कॉल्स ऑफ 25 रुपीज ईच, मतलब कॉल 1 25 और कॉल सेकेंड एंड फाइनल 25। तो इस चीज को भी मैं जाके लिख लेता हूँ भाई, 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे 10 रुपये मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 40 रुपये मंगवा रहे हैं, कॉल वन शेयर कॉल 1 पे 25 रुपये मंगवा रहे हैं, और कॉल 2 पे 25 रुपये, क्योंकि ईच बोला है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को ये बाइफर्केशन मिल गया, तो मेरे को इतने शेयर्स पे इतने की एंट्री करनी है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है द प्रेफरेंस शेयर्स वर पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 3 है, 25 25 50। तो बोल रहा है कितना, इनके टाइम पे एप्लीकेशन पे कह रहा है कि 25 दे दो, अलॉटमेंट पे लोगों से कितना पैसा ले रहा है ये, अलॉटमेंट पे ये लोगों से ले रहा है 25 अगेन, और इनकी जो कॉल 1 है, कॉल 1 एंड फाइनल कितनी है, 50 रुपए की है। ठीक है, ठीक, देखो भाई कंपनी इशूड, ओ ये लाइन तो अपन ने मिस कर दी, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each, 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स वर अफोर्डेड। ठीक है, एक लाइन अपन ने तो मिस कर दी यार बड़ी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कि ये जो 7500 इक्विटी शेयर्स उसमें से कितना इशू किया इनने, यहाँ पर फिर ये चीज आनी चाहिए। एक बार 2 मिनट फिर से, है ना, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ, कॉल्स वाली चीज अपन ने सही पकड़ ली, बट यहाँ पे थोड़ी सी अपन ने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन को पढ़ने में। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस का यही हाल है, आप एक आध लाइन स्किप कर सकते हो, तो यू विल हैव टू बी वेरी थॉरो, आपको पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, एक लाइन मिस, पूरा क्वेश्चन गलत, जैसे अभी अपन ने किया। ठीक है, ठीक, यहाँ से पढ़ते हैं। कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच।
फिर कह रहा है 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये 9% क्या है? ये 9% है भाई, ये 9% है रेट ऑफ, ये 9% जो है, दिस 9% इज रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, हमें पता था कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रहता है हमेशा, तो इन्हें फिक्स करके हमें बता दिया कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, ठीक। तो भाई ये बोल रहे हैं कि इन 7500 शेयर्स में से इशूड कितना है, क्योंकि हमें तो इशूड से मतलब है। इशूड इनने बोला कि 1000 शेयर्स इशूड है। ठीक है, ये कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 9% प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक, 2500 में से सिर्फ 500 प्रेफरेंस 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड है। ठीक है, क्लियर? यही लाइन अपन ने मिस कर दी थी, बाकी सब सही किया था। ठीक, अब आगे आते हैं। फिर कह रहा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, सारे शेयर्स बिक गए। इस लाइन का ये मतलब है अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सबने अपना पैसा दे दिया, किसी ने कहीं पे कोई घपला नहीं किया, हमें सब पैसा मिल गया है। फिर कह रहा है भाई प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये कैश बुक भाई नई चीज आ गई यार। कैश बुक कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट बनाना है, एज सिंपल एज दैट। कैश बुक कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट बनाना है। एंड पास जर्नल एंट्रीज to record the above issue of shares and show how the share capital will appear in the balance sheet। ठीक है, क्या क्या चीजें बनाने बोल रहा है? पहले कैश बुक बनाने बोल रहा है, फिर बोल रहा है जर्नल एंट्रीज भी करो, और फिर बोल रहा है बैलेंस शीट भी बना के बताओ। और बैलेंस शीट के साथ साथ क्या बनाना पड़ता है? नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। इतना अपन ने समझ लिया, कैश बुक पहले बनानी है और जनरल एंट्री भी करते जाना है। ठीक है, एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। ठीक, जब जब, ध्यान से सुनना, जब जब कैश बुक बनाने बोला जाए क्वेश्चन में, जब जब कैश बुक बनाने बोला जाए क्वेश्चन में, तो हम जर्नल एंट्री में बैंक वाली एंट्री, ध्यान से सुनना, बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे। समझे? क्या समझे भाई? यही कि जब जब हमें कैश बुक बनाने बोला जाए, जब जब हमें, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना और खुद मेरे साथ रिपीट करते जाओ। जब जब हमें कैश बुक बनाने बोला जाए तो हम जर्नल एंट्री में बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे। बैंक वाली एंट्री कौन सी होती है यार? ऐसी एंट्री जिसमें बैंक आता हो। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बैंक वाली एंट्री ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी, तो हमारा काम बच जाएगा। ठीक है, समझेंगे कैसे? चलो, इतना ही, ये तुम गार्ड बांध के रख लो एकदम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सब के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि क्वेश्चन की आप समरी बना लो, तो देखो कितना आसान हो जाता है। अब मुझे सारी बातें पता है, यहाँ पे मुझे शूट से मतलब है, मुझे सारी बातें पता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे इनको यूज करते हुए मेरे को क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत ही नहीं, और मेरे को क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, सिंपल एज दैट। ठीक, तो सबसे पहले भाई एप्लीकेशन की बात आती है, एप्लीकेशन की बात आती है, तो सबसे पहले एंट्री में क्या करता हूँ? सबसे पहले एंट्री में क्या करता था? बैंक अकाउंट डेबिट, मैं सिर्फ अभी इक्विटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई यहाँ मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्यों लिखा? क्योंकि भाई मेरे को बोला गया स्पेसिफिकली कि कौन से शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये किया। ठीक है, कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? कितना बोल रहे हैं भाई? कितना आएगा मेरे पास पैसा एप्लीकेशन पे? 1000 शेयर्स पे 10 रुपए मंगवा रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा पैसा? 10,000 रुपये आएगा, है ना? बराबर है कि नहीं? 10,000 रुपये आएगा। तो मैंने क्या बोला, जब कैश बुक बना रहे हैं तो जनरल एंट्री में बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे, बराबर। बट इसको कहीं तो करना पड़ेगा, जनरल में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? ये सीधे कहाँ आएगा? ये सीधे आएगा हमारी कैश बुक में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कैश बुक में कौन सा कॉलम है? ये बैंक कॉलम है। ठीक है, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक बैंक कॉलम होता है, एक कैश कॉलम होता है। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टू
बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था ना, तो बैंक के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, बराबर कितना हो गया। अब भाई बैंक से पैसा मंगवा लिया मैंने, ये इक्विटी का पैसा दे दिया लोगों ने, एक साथ सारे शेयर्स लॉन्च किए थे मैंने, इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसी टाइम पे मुझे इन 500 शेयर्स पे, इन 500 शेयर्स पे भी पैसा मिलेगा। इन 500 शेयर्स पे कितना मिलेगा, 1,25,000, 0 0 5 5 जार 25, 2 कैरी 5 यहाँ, 5 2 10 11, 12,000, सॉरी 1,25,000 नहीं, 12,500। ठीक है, इस पे कितना मिलेगा मुझे, 12,500 मिलेगा। तो क्या होगी एंट्री, सेकेंड एंट्री जो मुझे नहीं करनी है, बट मैं आप लोगों को करके बता रहा हूं, अगर जिसको नहीं सोचते बनता है वो यहाँ देख लो, ये एंट्री नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं। टू कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर देते। यहाँ कितना जाएगा, 12,500। ये एंट्री मुझे नहीं करनी है, ये एंट्री मुझे नहीं करनी है। यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो कैश बुक में करेंगे। तो कैश बुक में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना भाई, 12,500। इतना क्लियर है। ठीक, अब अगर मैं एक शेयर्स की बात करूं तो हमारी नॉर्मल सेकेंड एंट्री क्या होती थी, हमारी नॉर्मल सेकेंड एंट्री क्या होती थी, एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ भेजना रहता था हमें, एप्लीकेशन के पैसे को हम भेजते थे शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 रुपये, बैंक में 10,000 लिया था। ठीक है, तो भाई जब प्रेफरेंस पे भी जो आपको मिला वो भी हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या एंट्री होगी, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 12,500। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट दोनों हमको क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे पैसा देंगे, 40,000 पे 40 रुपीज मिलेगा मुझे, हर शेयर का 1,000 शेयर्स पे 40 रुपीज मिलेगा, तो कितना होगा, 40,000 रुपये। 40,000, इसकी एंट्री क्या करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही होती है एंट्री, है ना। बट पहले तो मंगवाना पड़ेगा मुझे, पहले तो मुझे मंगवाना पड़ेगा। तो मंगवाने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी, क्योंकि इक्विटी लिखना पड़ेगा मेरे को पहले, क्योंकि ये इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने लोगों से मंगवा लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने लोगों से पैसा मंगवा लिया। कितना मंगवाया, बोले 40,000 दे दो। लोग हमें 40,000 देंगे कि नहीं, लोग हमें 40,000 दे देंगे। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करते थे कि नहीं। बट जस्ट बिकॉज अपन कैश बुक बना रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक वाली एंट्री यहाँ जर्नल में नहीं आएगी, वो सीधे कहाँ आएगी, कैश बुक में आएगी। किस नाम से आएगी,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना भाई? 40,000 रुपीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब प्रेफरेंस वाले से हमने अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया, तो हमें नहीं, हमने इक्विटी से पैसा मंगवाया अलॉटमेंट पे, तो हमने प्रेफरेंस से भी तो मंगाना पड़ेगा। 500 प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे पास और हर शेयर पे 25 मिलना था, तो फिर से 12,500 देंगे ये लोग। ठीक है, अब मैं प्रेफरेंस शेयर्स को पहले कॉल करूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स को कॉल करने की एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट पे प्रेफरेंस शेयर्स को कॉल करने की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस 9% प्रेफरेंस शेयर allotment, 9% preference shares allotment account debit to 9% preference share capital। ठीक है, कितना पैसा मंगवा रहे हैं? 12,500। 12,500। Guys, if you have made this so far, if you have made it so far in the lecture 4, well, I sincerely request you to please subscribe to my channel and also share it with your friends. Thank you. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये अपन को पैसा दे देंगे। पैसा देंगे तो अपन क्या रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, है ना? जो अपन चौथी एंट्री करते थे पार के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है कि नहीं? बट बैंक वाली एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करनी नहीं है, और बैंक वाली एंट्री अपन को कहाँ रिकॉर्ड करनी है? बैंक वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी सीधे कैश बुक में। ठीक है भाई, कैश बुक में जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के डेबिट में चलेगा। कहाँ से पैसा आएगा? 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना? 12,500। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे कॉल। चलो भाई, कॉल कर लेते हैं। कॉल कर लेते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पे। ठीक है, कॉल कर लिया हमने, तो फिर से 1000 शेयर्स पे मेरे को एक शेयर की कीमत पे 25 रुपये मिलेंगे, तो मुझे यहाँ पे कितना रुपये मिलेगा? 25,000 रुपीज़ का कॉल मैं इक्विटी से करूँगा, और यहाँ पर 50 इंटू 500, 25,000 रुपीज़ का कॉल मैं किससे करूँगा? प्रेफरेंस शेयर्स से करूँगा। तो पहले मैं तो पैसा इक्विटी से मंगवाता हूँ भाई, इक्विटी से मैं मंगवाता हूँ पहले पैसा। इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल पे पैसा मंगवाने की एंट्री क्या हो गई? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई हमने कितना पैसा मंगवाया इनसे? हमने बोला 25,000 दे दो। अभी पीछे अभी देख के आए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला 25,000 दे दो, वो कह रहे हैं दे देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, बैंक में दे दो। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जानी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, बट हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम बैंक में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना भाई? 25,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, हम इक्विटी वालों को कॉल किया तो प्रेफरेंस बोलेंगे यार हमको भी तो कॉल करो। ठीक है भाई, प्रेफरेंस वालों को भी कॉल कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे 9% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि एक ही कॉल है इनकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? इन लोगों से भी 25,000 मंगवाया था अपन ने, तो प्रेफरेंस से 25,000 कॉल किया तो प्रेफरेंस बोलेंगे ओके ओके दे देते हैं भैया,
तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट क्योंकि अपन कैश बुक बना रहे हैं तो ये बैंक वाली एंट्री जनरल में रिकॉर्ड नहीं होगी, और हम इसको कहाँ ले जाएंगे, कैश बुक में ले जाएंगे, और क्या लिखेंगे, टू 9% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 25,000। ठीक है, तो भाई प्रेफरेंस का तो काम खत्म हो गया है। बचा कौन, बचा कौन, बचे भाई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल वाले, जो बोले 25 रुपए देंगे हम 1000 शेयर्स पे आपको। तो हमने बोला ठीक है दे दो, तो 25,000 इनसे भी ले लेते हैं भैया, 25,000 इनसे भी ले लेते हैं, 25,000 बुलाना पड़ेगा 25,000 अपन को, तो हम भाई बुला लेते हैं सेवेंथ एंट्री में। हमारी सेवेंथ एंट्री में बुलाएंगे, हम बोलेंगे इक्विटी, ये इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल वालों, इक्विटी सेकंड, आपकी ऐसे सेकंड लिखो ऐसे सेकंड लिखो आपकी मर्जी, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, मेरे मन में जो आता है मैं लिख देता हूँ, बट आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री करते हैं अपन। भाई इक्विटी लगा दिया शब्द आगे क्योंकि इक्विटी शेयर्स है ये, ठीक है। अगर नहीं दिया होता तो टू शेयर कैपिटल लिखते, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों करें, क्योंकि दो तरीके के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, और दोनों ही अपन को क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, ठीक। कितना पैसा मंगवाया इनसे, इनसे हमने 25,000 मंगवाया, फिर से ये 25,000 देने को तैयार है। ठीक है, हमने बोला ठीक है बुला लिया हमने, आप देना चाहते हो ठीक है बैंक में डाल दो। तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट ये एंट्री यहाँ होगी नहीं क्योंकि अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, अपन कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक बना रहे हैं तो ये एंट्री नहीं होनी चाहिए। टू इक्विटी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 रुपए। भाई ये सब करने के बाद अपन ने देखा अपन ने कोई भी चीज मिस आउट नहीं करी है, तो इसका ये मतलब है कि अपना कैश बुक ऑल इन ऑल तैयार है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखते हैं कितना बैलेंस कैरी करना पड़ेगा अपन को इधर साइड पे। ठीक है, 0 0 0 0 0, एक जीरो यहाँ गया, 0 0 0 0 0 0, यहाँ एक और, ये 5 10 1 कैरी ओवर यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ठीक है, 2 1 3 3 2 5 10 15 20, 2 यहाँ पर कैरी ओवर, और 0 यहाँ पे, 2 3 4 8 9 9 2 11 11 2 13 13 13 और 2 15, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। ठीक, ये 1,50,000, तो मुझे बताओ ये 1,50,000 बैंक का बैलेंस है डेफिनेटली। तो मैं जब बैलेंस शीट बनाने जाऊंगा आगे, मैं जब बैलेंस शीट बनाने जाऊंगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, 1,50,000। क्लियर है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। क्योंकि मैं जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाता था, बैंक अकाउंट बनाता था, मैंने ऑलरेडी बैंक अकाउंट यहाँ बना ही दिया मैंने, है ना, तो वापस से मेरे को बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं, पक्का। तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट देखता हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट देखें तो सबसे पहले अपन ऑथराइज कैपिटल की बात करते हैं। ऑथराइज कैपिटल इस कंपनी का कितना था, चलो जरा देखते हैं। मेरे हिसाब से तो इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। ठीक है, ठीक, तो मैं ऑथराइज कैपिटल में जाऊंगा और लिखूंगा 10 लाख। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे को ऑथराइज कैपिटल में ऐसे लिखना सही नहीं रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को ऑथराइज कैपिटल में इक्विटी भी है और मेरे पास प्रेफरेंस भी है।
बराबर है कि बात नहीं। इक्विटी मेरे पास कितना है, इक्विटी मेरे पास है 7500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 7,50,000 के हैं। क्लियर? बाइफरकेट करके दिया हुआ है तो अपन को भी बाइफरकेट करना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंटेंसी में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये कितना बनाता है भैया, ये बनाएगा 2,50,000। टोटल 10 लाख का था ना ऑथराइज कैपिटल, अभी देख के आए, बट मेरे को ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग इट इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, तो मेरे को दिखाना पड़ता है। ठीक है, इशूड से मतलब है मेरे को, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, क्योंकि यहाँ पर इशूड भी उतने ही हैं जितने सब्सक्राइब्ड। मैंने 1000 इक्विटी लॉन्च किए थे मार्केट में, लोगों ने 1000 सब्सक्राइब कर लिए, तो मैं इसको बोल दूंगा डायरेक्टली इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ठीक है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, तो मैं इशूड एंड सब्सक्राइब में फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, इशूड एंड सब्सक्राइब में फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने, 1000 शेयर्स इंटू एक शेयर्स की कीमत, एक शेयर की कीमत 100, तो भाई यहाँ पर 1 लाख तो ऐसे ही आ गया। सेकंड, मेरे पास है प्रेफरेंस, कितना, प्रेफरेंस के साथ हमेशा ध्यान रखना, प्रेफरेंस के साथ उसकी परसेंटेज जुड़ी हुई आती है, उसकी परसेंटेज, ये परसेंटेज क्या बोलती है, ये परसेंटेज बोलती है कि भाई 9% डिविडेंड मिलेगा आपको, या 9% प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस, जस्ट अ मिनट, हमने RENC प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए थे मार्केट में, 500 इंटू 100, 500 इंटू 100, 500 शेयर्स थे प्रेफरेंस के, एक शेयर की कीमत 100 थी, तो टोटल कितना हो गया, 50,000 हो गया। तो इशूड एंड सब्सक्राइब से हमें मतलब है, तो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 1,50,000 चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि 1,50,000 तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी गया है, और 1,50,000 हमारा शेयर कैपिटल में गया है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। और बैलेंस शीट टैली होने का क्या मतलब है, बैलेंस शीट टैली होने का मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन सही लगाया है और हमें इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है गाइज, ये था बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक, सो guys, this is going to be the end of the lecture for today, and I'll drop a PDF in the description below जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास से रिलेटेड, so you should attempt those, and if you have doubts you can reach me on my Instagram and email, you can text me there and we can discuss the PDF there as well. ठीक है, and so thank you guys for today, thank you guys for watching today, and please do like and subscribe to the channel. That's it, bye bye.